चालू करेंगे। चालू हो गया। हेलो 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 हेलो, वेलकम। अनबोरिंग एकेडमी पे स्वागत है। हम लोग दिल्ली एसआई और दिल्ली कांस्टेबल और यूपीएसआई का तैयारी देख रहे हैं। ठीक है, मूल अधिकार हम लोग का सेक्शन है जिसके ऊपर हम लोग क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, कई क्लासेस हो चुकी हैं। पॉलिटी का इंपॉर्टेंट सेक्शन है और उसी को हम लोग इस क्लास में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कई कई सवाल, काफ़ी सवाल हम लोग एड्रेस कर चुके हैं और उसके आगे हम लोग इस क्लास में आज देखेंगे। ठीक है, बिना समय गंवाए आज देखते हैं पहला सवाल। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित किया गया है? ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 जो है उसमें बहुत ढेर सारे अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि संगठन बनाना, फ्रीली पूरे भारत में मूव करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है और किसी भी हिस्से में बसने के अधिकार की भी बात की गई है। नवा जो है सिटीजनशिप का है, ये जो है रिलीजन का है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 33 जो है वो भी इसी का हिस्सा है, लेकिन जो हम लोग का आंसर होगा बी होगा, अनुच्छेद 19। ठीक है, निजी रक्षा का अधिकार, निजी रक्षा का अधिकार किस प्रकृति वृत्ति पर आधारित है? ठीक है, अच्छा पता है जो इस सेक्शन में, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, मुख्यतः एसआई की जो भी परीक्षा पहले हो चुकी हैं उसमें ये सवाल पूछा गया है। एक चीज मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि सिर्फ लूसेंट पढ़ के आपका काम नहीं होने वाला है। ठीक है, जब तक आप एक प्रॉपर एनालिसिस जो है डेवलप नहीं कर पाएंगे, एक क्षमता नहीं डेवलप कर पाएंगे कि सवाल की प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है। जैसे कि यही सवाल देख लीजिए कि निजी रक्षा का अधिकार यानी कि सेल्फ डिफेंस, अब आईपीसी की बात होने लगी कि निजी रक्षा का अधिकार किस तरीके का अधिकार है। आत्मसम्मान का अधिकार है, आत्मसदल का अधिकार है, आग नियंत्रण का अधिकार है, या आत्म परीक्षण का अधिकार है। ठीक है, तो निजी रक्षा का जो अधिकार होता है वो कहीं ना कहीं आत्म परीक्षण का अधिकार से जुड़ा हुआ है, सेल्फ डिफेंस का अधिकार है ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? दोहरी परिसंकट का मतलब क्या है कि आपको एक ही गलती के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि एक बार आपको पनिशमेंट दे दे स्टेट गवर्नमेंट, एक बार पनिशमेंट दे दे सेंट्रल गवर्नमेंट, या आप गलती करिए जो है, आप उत्तर प्रदेश के जो है निवासी हैं, आप मान लीजिए उड़ीसा जाते हैं, उड़ीसा सरकार में आपने कोई गलती किया तो वहां पे आपको एक क्राइम के लिए सजा मिल जाए, फिर उसी क्राइम के लिए आप उत्तर प्रदेश में आए तो सजा मिल जाए। इस तरीके का डबल पनिशमेंट नहीं है संविधान में, ये एक अच्छी बात है और इस चीज को लिख के भी बताया गया है। तो ये चीज जो कवर है ये अनुच्छेद 20 में इस चीज के बारे में जिक्र है कि आपको दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छा, इसमें एक और बात है, ये जो दोहरा परिसंकट है दो तरीके का मामले होते हैं, एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल। ठीक है, क्रिमिनल मामले में है सिर्फ ये मामला कि अगर आप कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो क्रिमिनल लॉ के अंडर में आपको दो बार सजा नहीं होगी, लेकिन सिविल लाइबिलिटीज आपकी फिर भी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप किसी पद के ऊपर जो है स्थापित हैं, जैसे मान लो आप एसडीएम हो, आप जाके किसी की बंदूक से गोली मार के हत्या कर दीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है आईपीसी के तहत आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और आपको सजा होगी। लेकिन साथ ही साथ आपके खिलाफ एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होगी और डिपार्टमेंट जो है आपका वो भी कोई ना कोई आपके ऊपर एक्शन लेगा। हो सकता है आपकी नौकरी चली जाए, या हो सकता है आपको जो है सस्पेंशन दे दे, जो भी तरीके की है। तो वो जो मामले होंगे वो सिविल मैटर होगा, इसमें इस चीज का प्रोटेक्शन नहीं है। एसडीएम ये नहीं कह सकते कि भैया देखो आईपीसी के तहत तो हमको 5 साल की सजा है, 10 साल की सजा हो गई, हमने क्राइम किया, लेकिन हमको एसडीएम बना के रखो, आप उसमें हमको सजा मत दो। तो ऐसा नहीं है, सिविल मामले अलग होंगे, क्रिमिनल मामले अलग होंगे। क्रिमिनल मामले में आपको दो डबल जो है पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है, दोहरा परिसंकट आपके साथ नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना
बिना हथियार के शांतिपूर्वक रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, आर्टिकल 19 जो है वो बहुत ढेर सारे तरीके के आपको अधिकार देता है। जैसे कि आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में अपना घर बना सकते हो, ज़मीनें ले सकते हो, आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, बिना हथियार के आप पंजाब से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात और गुजरात से तमिलनाडु आप जा सकते हो। किसी तरीके का वीजा वगैरह नहीं लगेगा आपके पास में। ठीक है, आपके पास बोलने की आज़ादी है, आपके पास संगठन क्रिएट करने की आज़ादी है। इस तरह तो जो ये आपका अधिकार है बिना हथियार के शांतिपूर्वक रूप से एकत्रित होना, ये अनुच्छेद 19(1)(b) में दिया गया है। टोटल 6 अधिकार आपको मिलते हैं आर्टिकल 19(b), आर्टिकल 19 के तहत में। ठीक है, जिसमें से एक अधिकार आपका ये भी है कि बिना हथियार के आप शांतिपूर्वक रूप से एकत्रित होने का अधिकार आपको मिलता है। 16 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जैसे कहते हैं ना राइट टू एजुकेशन, RTE, आपने नाम सुना होगा, राइट टू एजुकेशन। क्या है कि जब हमको आज़ादी मिली तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो हमको पढ़ाई देनी थी, ये पार्ट जो है फंडामेंटल राइट में नहीं कवर था। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक हिस्सा था कि जब कि जो है आपका राज्य जो है, आपकी जो सरकारें हैं, वो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में शिक्षा दें। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे देश संपन्न हुआ और स्टेट के अंदर कैपेसिटी डेवलप हुई कि 6 से 14 साल के बच्चों को भी वो मुफ्त में शिक्षा दे सकता है। तो सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, जिसके तहत जो आर्टिकल जोड़ा गया 21A, जो ये कहता है कि 6 से 14 आयु के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क आपको शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, मौलिक अधिकार है। यानी कि अगर कोई बच्चा गरीब है, वो किसी स्कूल में एडमिशन नहीं पा रहा है, ठीक है, वो अपने एरिया के जाके किसी भी अधिकारी से, DM से या SP से या कोई भी एक प्रशासनिक अधिकारी से बात को बोल सकता है कि भैया देखो, मेरा अधिकार है कि मुझे शिक्षा चाहिए और मुझे मिल नहीं रही है। अगर उसका अधिकार फुलफिल नहीं होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 21A में इस चीज को बोला गया कि ये कर्तव्य है स्टेट का, सरकारों का कर्तव्य है कि वो उसमें शिक्षा दे। पहले ये चीज नहीं थी, लेकिन बाद में इसको इंक्लूड कर लिया गया है, फंडामेंटल राइट का एक हिस्सा है 21A। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मानव तस्करी को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरन श्रम यानी फोर्स्ड लेबर, इसको रोका गया है। ठीक है, कौन सा 2 आर्टिकल है जो इस बारे में बात करते हैं? आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 23 इस बारे में बात करते हैं कि देयर विल बी नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देयर विल बी नो फोर्स्ड लेबर। जबरी, आप जैसे क्या होता था, बंधुआ मजदूरी एक बहुत ही प्रचलित सा काम था। ये कहते हैं ना फूड फॉर वर्क, खाना खिला देंगे, काम कर देना। ठीक है, ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। मानव तस्करी करना अपराध है। आदमियों का खरीदा बेचा जाना, जैसे एक जमाना था ना स्लेव ट्रेडिंग का, वो सारी चीजें बहिष्कार, मतलब कि बिल्कुल बंद है, इसमें जो है अलाउड नहीं है। तो ये किसका हिस्सा है? फंडामेंटल राइट, शोषण के खिलाफ अधिकार है। शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24 के बारे में बात हो रही है। शोषण के खिलाफ आपका अधिकार, शोषण जो है आपका नहीं हो सकता, इसके खिलाफ आपको अधिकार मिला हुआ है। एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स को उसके अधिकार क्षेत्र में की सीमा से बाहर जाने से रोकने के लिए या उस अधिकार क्षेत्र की जगह रोकने के लिए जो उसके पास नहीं है, कौन कौन सा रिट जारी की जा सकती है। यानी कि मान लो कि जो आपकी निचली अदालतें हैं जो जिले में काम कर रही हैं, वो कुछ ऐसे फैसले दे दें जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो इसको रोकने के लिए हाई कोर्ट के ऊपर या उसके उच्च अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास
कुछ तरीके हैं जिससे वो अपने नीचे की अदालतों को मना कर सके कि भैया आप अपने अधिकारों का ट्रेसपासिंग कर रहे हो, आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हो। तो वो कौन सी रिट है जिसके माध्यम से ऊपर के न्यायालय अपने नीचे जो न्यायालय आती हैं उनको कंट्रोल करती हैं और उनको दूसरे अधिकार क्षेत्र में घुसने से मना करती हैं। तो उस रिट का नाम है निषेध। नाम से ही क्लियर है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब निषेध होता है, रोका जाना कहते हैं। ठीक है। क्वो वारंटो मैं पिछली बार बहुत डिटेल में इसके बारे में बात कर चुका हूं। हैबिस कार्पस के बारे में भी मैं बात कर चुका हूं। हैबिस कार्पस मतलब टू प्रेजेंट द बॉडी ऑफ, और क्वो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट राइट, किस अधिकार से। कानून के समक्ष समानता। कानून, अच्छा जैसे क्वेश्चन आप पढ़ो तो आप जरा ठहर ठहर के एक एक वर्ड को आप सोचो और समझने की कोशिश करो। अगर आप एक एक वर्ड पर ठहर के सोचोगे ना, आपको कई बहुत ढेर सारे जवाब खुद क्वेश्चन ही दे देगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सबसे बेहतरीन बात यह है कि आंसर आपकी नजर के सामने है, यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज द आंसर, यू डोंट हैव टू क्रिएट द आंसर। ठीक है। तो कानून के समक्ष समानता की बात अगर हो रही है तो किसकी बात हो रही है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही है। भारतीय संविधान के तहत प्रत्याभूत मूलभूत मौलिक अधिकार है। कौन से अनुच्छेद है जिसमें राइट टू इक्वालिटी की बात हुई है? सबको पता है, ओपन है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के नजर में सब बराबर है और सबके ऊपर बराबर कानून लगेगा, बराबर स्थिति में बराबर कानून लगेगा। देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित में से अनुच्छेद में निहित है? देखो बात क्या है ना, आर्टिकल्स बहुत ढेर सारे थे, लेकिन जो आर्टिकल 21 था, आर्टिकल 21 जिसको कहते हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आपके जीवन का अधिकार है और आपको आजादी है जीने से, आजादी से जीने का अधिकार है। तो आजादी से जीने के अधिकार को बहुत ढेर सारे परिभाषाएं मिली हैं। कहां से मिली है? सुप्रीम कोर्ट से मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आपको जीने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन मान लो आपके घर के बगल में एक फैक्ट्री बन गई तो वो जहरीला धुआं निकाल रही है, तो आपके जीने का अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है। इसी तरीके से उस फैक्ट्री को बंद करना चाहिए, ये आपका मौलिक अधिकार है। ये इंटरप्रिटेशन किसने दिया? ये इंटरप्रिटेशन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे अलग अलग मामलों में अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन दे दे के बहुत ढेर सारे अधिकारों को राइट टू लाइफ में जोड़ दिया है। जैसे कि एक अधिकार है, आपने सुना होगा सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप या राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू स्लीप हो गया, ये सारा, स्लीप मतलब सोने का अधिकार, ये सारा 21 में है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? आप जियोगे कैसे अगर सोने से रोक दिया जाए? तो सोना भी आपका एक अधिकार है। राइट टू स्लीप, राइट टू पीसफुल स्लीप इज योर राइट। अगर कोई आदमी आपको सोने नहीं दे रहा है तो आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, दैट इज कवर्ड इन आर्टिकल 21। तो इस तरीके से ना देश से बाहर जाना और देश में वापस आना, इसको भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरीके से राइट टू लाइफ से जोड़ दिया है। ठीक है। तो इस तरीके के अधिकारों की अगर बात हो, चुनना हो, तो आर्टिकल 21 के ऊपर टिक मार के आगे बढ़ जाना। जय राष्ट्र, जब राष्ट्र आपातकाल की घोषणा की जाती है तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? ठीक है। देखो भैया, इमरजेंसी की बात है तो इमरजेंसी में बहुत ढेर सारे रोकथाम लगाए जाते हैं और रोकथाम के चक्कर में बहुत ढेर सारे आपके आज़ादी, जो आपके अधिकार हैं, उसके ऊपर भी रोक लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई एक अटैक हो जाता है किसी राज्य में, ठीक है, लेकिन आप तो कहो कि हमको तो उस राज्य में जाने की अधिकार है क्योंकि हम आर्टिकल 19 के तहत कहीं भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हम तो उस राज्य में जाएंगे। लेकिन क्या अब सरकार क्या करेगी? सरकार बचने के लिए उस राज्य में आपातकाल घोषित कर देगी। जहां भी आपातकाल घोषित होते हैं वहां पे बहुत ढेर सारे राष्ट्र जो अधिकार हैं उस पर रोक लग जाता है। वो क्या होता है, वो ऐसा नहीं है वो अधिकार खत्म हो गए, वो अधिकार हैं लेकिन उसके ऊपर मान लो कि कपड़ा उड़ा दिया गया, वो छिप गए हैं अधिकार। ठीक है। उसी तरीके से एक अधिकार है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में बहुत ढेर सारे ऐसे आपके पास अधिकार हैं जो जनरल टाइम पे हैं लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके देश के ऊपर हमला हो रखा है, लेकिन आप कहो कि हमारे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19 में, हम तो बोलेंगे,
ठीक है। लेकिन संवेदनशील मामला होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको चुप भी रहना पड़ता है, हो सकता है राष्ट्र हित में आपका चुप रहना बेहतर है, लेकिन कुछ लोग हैं वो बोल सकते हैं कि भैया नहीं तो हम बोलेंगे। तो संविधान ने इन तरीके की चीज़ों का भी इंतजाम कर रखा हुआ है। इफ आई एम नॉट, आर्टिकल 358 और 359 टॉक अबाउट दिस ओनली, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 के ऊपर थोड़ी सी रोक लग जाती है। आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ, ये आपका अनहिंडर्ड रहता है। आपको जीवन जीने का अधिकार किसी भी तरीके से बाधित नहीं हो सकता है, किसी भी तरीके से बाधित नहीं हो सकता है। अनटचेबिलिटी को इन एनी केस अलाउ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आपके जेल जाने के अधिकार से कोई छेड़छाड़ नहीं है। वो अधिकार पे रोक लग जाती है जैसे कि बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार। जब आपातकाल है तो इस तरीके के अधिकारों पे रोक लगना वाजिब भी है। आप सोचोगे बैठ के तो आपको समझ में भी आएगा कि क्यों ऐसा काम किया जाता है। हमारा जो संविधान है बहुत व्यवहारिक है। अगर आप थोड़ा सा व्यवहारिकता के साथ सोचोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो बेस्ट संविधान लिखा हुआ है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि यानी लॉ द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये कहता है कि आपके पास जीवन जीने का अधिकार है और जीवन जीने के अधिकार से आपको वंचित नहीं किया जा सकता है अगर आपने कोई ऐसा काम नहीं किया हो जो कानून में विधि यानी कि विधि के द्वारा। अब विधि क्या कहती है, लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी को कत्ल कर दो फिर आप कहो कि भैया हमको तो जीवन जीने का अधिकार है, आप हमको फांसी नहीं दे सकते हो, इसीलिए ये चीज लिखी है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अगर अजमल कसाब भी आया यहाँ पे ना तो उसको ऐसा नहीं है कि खड़ा करके शूट कर दिया, उसके ऊपर प्रॉपर ट्रायल चला था, प्रॉपर विधि, उसको कानून के तहत उसको फांसी दी गई थी, उसके ऊपर मुकदमा चला, उसको वकील भी मिला क्योंकि हमारा संविधान उसको वकील देने की आजादी, उसका अधिकार है, वकील पाएगा वो आदमी, उसको वकील मिला, ठीक है। तो विधि के अलावा आप किसी से जीवन जीने का अधिकार नहीं ले सकते हो। इस तरीके की बातें अनुच्छेद 21 में कही गई है। तो आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार यार सबने पढ़ा हुआ, सबको अच्छे से मेरे ख्याल से आता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला ये आंसर पढ़ लो, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार बहुत पहले मौलिक अधिकार था, आर्टिकल 31 में था, लेकिन पहला अनुच्छेद ही, पहला जो है संविधान संशोधन ही इसी क्षेत्र में हुआ और बहुत ढेर सारे चीजें संविधान में जुड़ती चली गई। 31A हटा, 31A जोड़ा गया, 31B जोड़ा गया, 31C जोड़ा गया और आर्टिकल 301, ठीक है, ये भी बाद में मॉडिफाई हुआ है। ये आप मेरे पुराने वीडियो में इसके ऊपर डिस्कशन बहुत लंबा मैंने किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन एक लीगल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 301 में आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो और ये नहीं कह सकते हो कि भैया आप रिट हमारी एक्सेप्ट करो, जो हैबिस कार्पस, सर्टोरी, मैंडेमस, प्रोहिबिशन को वारंटो है, उस तरीके की रिट आप जो है सुप्रीम कोर्ट से नहीं ला सकते हो और ये कह सकते हो कि भैया मेरे पास तो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। ये सबसे बड़ा फर्क है। जो फंडामेंटल राइट है वो बहुत हाई लेवल के राइट्स हैं, वो आपसे किसी भी हालत में ना लिए नहीं जा सकते हैं, बहुत ही विषम परिस्थितियों में ही वो आपसे लिया जाएगा, अन्यथा वो आपसे नहीं लिया जा सकता है। उसके अलावा के जो अधिकार हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए, लीगल राइट्स हो गए, जैसे कि वोट देने का अधिकार है, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट। वोट देना इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वोट देना आपका मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो इस तरीके की बातें और भी हम लोग आगे बताएंगे अधिकारों के बारे में। भारतीय संविधान के तहत प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, राइट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24 की बात हो रही है। आर्टिकल 23 जो है वो कहता है कि ट्रैफिकिंग नहीं होगी, देह व्यापार नहीं होगा और शरीर की तस्करी और बंधुआ मजदूरी नहीं होगी। और 24 आर्टिकल 24 ये कहता है कि बच्चों को जबरदस्ती
फैक्ट्रीज में काम नहीं कराया जा सकता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? ठीक है, अलग अलग तरीके के अधिकार हमको फंडामेंटल उसमें मिलते हैं। क्या कहते हैं कि आर्टिकल 15 जो है ना, आर्टिकल 15 ये है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। आर्टिकल 15 जो बोलता है ना कि भेदभाव नहीं होगा, हम सब लोग बराबर हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बराबर होना भी चाहिए यार। लेकिन देखो टाइटैनिक मूवी आपने देखी होगी, उसमें क्या बोला गया कि जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं सबसे पहले वो जाके नाव पे बैठ जाएं, क्योंकि नाव कम थी, बड़ी नाव डूब रही थी, छोटी नाव कम थी। तो उन्होंने क्या कहा कि महिलाओं और बच्चों को नाव पे बैठा दो, ये लोग चले जाएं और जो पुरुष हैं वो रुक जाएं, वो बाद में बैठेंगे। तो वहां पे एक आदमी खड़ा होकर ये भी कह सकता था कि सब लोग बराबर हैं, आप महिलाओं बच्चों को क्यों दे रहे हो इस तरीके का अधिकार, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ठीक है, लेकिन व्यवहारिकता भी कोई चीज होती है, संवेदनशीलता भी कोई चीज होती है। जो महिलाएं और बच्चे हैं वो हो सकता है कुछ फेमिनिस्ट लोग को बात बुरी लग जाए, लेकिन शारीरिक रूप से ऊपर वाले ने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हम सबको अलग अलग बनाया है। बच्चों के पास उतनी शारीरिक क्षमता नहीं होती है, तो उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। उनके लिए पॉजिटिव एफ्लिक्शन कह सकते हो आप, कि पॉजिटिवली उनके लिए कुछ और बेहतर करने की जो प्रावधान है वो सरकार बना सकता है। इसको ये नहीं कहा जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। टाइटैनिक में जो नाव डूब रही थी, ये नहीं कह सकता कोई आदमी खड़ा होकर कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। बच्चों को, महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार होने चाहिए, ये बात वाजिब है। और ये चीज कवर है किसमें? आर्टिकल 15 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार निहित है? कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। देखो आप पढ़ोगे, सबसे पहला ही लिखा हुआ है बेरोजगारी। बेरोजगारी यार बहुत ही व्याप्त है। हम और आप एक तरीके से, अगर आप मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं पार्शियली बेरोजगारी की कैटेगरी में हम लोग आएंगे। ठीक है, तो यार देखो अब ऐसा तो नहीं है कि कोई, आपको पता फंडामेंटल राइट है कि ऐसा है भैया बेरोजगारी चल रही है तो सरकार ने जो है हमको नौकरी दे। कोई इस तरीके का अधिकार की बात नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं यार। मौलिक अधिकार लेकिन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। अब बहुत सारा क्या है, मनरेगा में चले जाओ, जाके गड्ढा खोदने लगो और कहो देखो, सरकार तो कहेगी देखो हमने तो आपको रोजगार गारंटी दे रखा है, 100 दिन का रोजगार हम देंगे। लेकिन बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार है, किसमें है? 21A में है। ठीक है, सहकारी समितियों में गठन का अधिकार है, ये है आर्टिकल 19 में। कानून के समक्ष समानता का अधिकार ये है आपका किसमें? 14 में। त्वरित सुनवाई का अधिकार भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत है? त्वरित सुनवाई यानी कि फौरन सुनो हमारी बात को। त्वरित सुनवाई यानी फटाफट हमारी बात को सुनो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। त्वरित सुनवाई का अधिकार किसमें है? जहां पे आपके जान का खतरा बना है। जान का खतरा यानी अधिकार कौन सा है? राइट टू लाइफ की बात हो रही है। जब आपके जान पे बनेगी तभी तो आप कहोगे भैया फौरन सुनो, नहीं तो जान चली जाएगी। और राइट टू लाइफ किसमें है? आर्टिकल 21 में है। यानी कि अनुच्छेद 21 हमको कहता है कि हमारे पास अधिकार है त्वरित सुनवाई का। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये कोई जो आदमी बना रहा है ना वो समझदार इंसान है। बहुत मतलब जो पॉलिटी के क्वेश्चंस है ना, वो घुस घुस के बहुत डीप निकाल के बनाया जा रहा है। आप बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रॉपर प्रैक्टिस के अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो आई डाउट दैट यू विल डू गुड देयर। सिर्फ लूसेंट काम नहीं देगी, कोई ना कोई आपको सहारा लेना पड़ेगा। चाहे आप मेरे वीडियो देखो, चाहे आप बहुत ढेर सारे अच्छे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स वीडियोस बना रहे हैं, आप उनके वीडियोस देखोगे। बहुत लोग तो करोड़ों में फॉलोवर्स उनके हैं जो लोग वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो हल्के नहीं है, क्वेश्चंस अच्छे हैं। अच्छे हैं तो आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रयास में हम लोग लगे रहते हैं कि कुछ जो भी आपको वीडियो बनाए उसमें थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाए और एक लॉजिकल थिंकिंग
लॉजिकल थिंकिंग आपके अंदर अगर डेवलप हो गई तो आपके लिए कोई भी वनडे एग्जाम निकालना बड़ी बात नहीं है। आप सब लॉजिकल और रीजनिंग हम लोग पढ़ते ही इसीलिए हैं कि आपके अंदर रीजन करने की क्षमता डेवलप हो। कोई आदमी का है ये काला नहीं सफेद है, तो वाकई में जब वो सफेद हो तभी आप मानो, नहीं तो आप उसे सवाल करो, नहीं भैया तुमको काला दिख रहा है, सफेद क्यों कह रहे हो आप। चुपचाप ऐसे मान ना लो, नहीं भैया जी बोल रहे हैं कि सफेद है तो सफेद है, काला नहीं है, जबकि दिख रहा है काला है। यही रीजनिंग है और रीजनिंग कुछ नहीं है, क्योंकि एक एजुकेटेड इंसान की पहचान है कि वो सवाल करता है। सोक्रेटिस ने क्या कहा? सोक्रेटिस ने यही कहा कि सब मूर्ख है, लेकिन उन सब मूर्खों में मैं थोड़ा बेहतर मूर्ख हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मूर्ख हूं। बाकी लोग मूर्ख है लेकिन उनको पता ही नहीं कि वो मूर्ख है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज वीडियो को अपने समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में